नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे आर्थिक वृद्धि एवं विकास। सामान्यतः वृद्धि और विकास को एक ही माना जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को। लेकिन इकोनॉमिक्स में दोनों अलग अलग है और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। वृद्धि अलग होती है और विकास अलग होता है। तो सामान्यतः तो लोग वही यही समझते हैं कि वृद्धि और विकास होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में वृद्धि और विकास का काफ़ी अंतर पाया जाता है और इसका डीपली अध्ययन भी किया जाता है और एग्जाम की दृष्टि से भी इसको पूछ लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। तो आर्थिक वृद्धि एवं विकास, आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ। हमारी इस पृथ्वी पर, हमारे इस ग्रह पर वर्तमान में लगभग 700 करोड़ निवास करते हैं। इनमें से करीब 100 करोड़ लोग गरीबी की हालत में जी रहे हैं, जो मुश्किल से दिन प्रतिदिन गुजारा कर पाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्व के राष्ट्रों के धन में इतना अंतर क्यों आ गया? कुछ राष्ट्र पैसे वाले हैं, कुछ राष्ट्र गरीब है। किस कारण से इनमें अंतर आ गया? क्या विश्व इतनी भयानक गरीबी के साथ साथ अत्यधिक अमीरी में लंबे समय तक जिंदा रह सकता है? एक और अमेरिका में कृषिगत अतिरेक है, सरप्लस है, यानी कृषि के जो अतिरिक्त सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको समुद्रों में बहाया जाता है। तो दूसरी ओर अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ भूखमरी से ग्रसित है। तो आखिर में इतना अंतर क्यों? इन गरीबतम राष्ट्रों को अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इस अध्याय में, इस वीडियो के द्वारा हम आपको उन तत्वों के बारे में बताएंगे या अध्ययन करेंगे जो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम इस वीडियो के द्वारा हम आर्थिक वृद्धि और विकास के बारे में जान लें। अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक समृद्धि को दीर्घकाल में सकल घरेलू उत्पादन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी लगातार वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है। अगर जीडीपी में कंटिन्यू ग्रोथ होगी तो इससे आर्थिक ग्रोथ होगी। किंतु आर्थिक विकास तो एक बड़ी विस्तृत तत्व है जो न केवल सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि को बताता है, अपितु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी शामिल करता है। अर्थात आर्थिक विकास का आशय आर्थिक वृद्धि, ग्रोथ प्लस परिवर्तन, ग्रोथ प्लस चेंज, दोनों मिल जाएंगे, वो कहलाएंगे डेवलपमेंट। एक और जहां आर्थिक समृद्धि को सकल राष्ट्रीय या घरेलू उत्पादन या प्रति व्यक्ति उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में प्रकट किया जाता है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास में गुणात्मक पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। अब वर्तमान में जो अर्थशास्त्री हैं वो विकास प्रक्रिया, डेवलपमेंट प्रोसेस की ओर ध्यान देने लगे हैं। इस संदर्भ में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री और वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष रहे महबूब उल हक का कथन प्रासंगिक है। बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री है पाकिस्तानी, महबूब उल हक। उनका एक कथन है, उसको बताते हैं। विकास की प्रमुख समस्या गरीबी की सबसे भयानक किस्मों पर सीधा प्रहार करना है। गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओं जैसी समस्याओं के उन्मूलन को विकास के मुख्य लक्ष्यों में शामिल किया जाना चाहिए। हमें ये सिखाया गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ावा जाना चाहिए क्योंकि इससे गरीबी का निवारण होगा। अब समय आ गया है कि हम इस संबंध को उल्ट दें। अब जरूरत इस बात की है कि हम मुख्यतः गरीबी पर ध्यान केंद्रित करें। इससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद को अपने आप उचित महत्व मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में
अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर पर कम और उसकी संरचना पर अधिक ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हम इस वीडियो के द्वारा समृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों या कारकों का विश्लेषण कर रहे हैं। अतः आर्थिक समृद्धि और विकास को हम पर्याय के रूप में मान रहे हैं, अर्थात आर्थिक समृद्धि विकास को जन्म देता है और विकास के कारण आर्थिक समृद्धि शब्द आ जाती है। हम आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक आर्थिक तत्व, इकोनॉमिक्स फैक्टर, और नंबर दो गैर आर्थिक तत्व, नॉन इकोनॉमिक्स फैक्टर। आर्थिक तत्व भी चार प्रकार के होते हैं। हम दो तीन वीडियो के द्वारा इस चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आर्थिक तत्व लेते हैं। आर्थिक तत्व भी चार तत्व है, जैसे हमने इस वीडियो में बताया, स्क्रीन पे बता रखा है। नंबर एक प्राकृतिक संसाधन, नंबर दो मानवीय संसाधन, नंबर तीन पूंजी निर्माण, और नंबर चार तकनीकी परिवर्तन तथा नव परिवर्तन। इस प्रकार हमने इस आर्थिक तत्व को चार। इसी प्रकार अनार्थिक तत्व, गैर आर्थिक तत्व को बांटा है, वो हम इसी बाद वाले वीडियो में इसको शेयर करेंगे। हम इन चार तत्वों को दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग फिलहाल प्राकृतिक संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। अगले जो वीडियो उसमें मानव संसाधन के बारे में उसका अध्ययन करेंगे। मानव संसाधन, पूंजी निर्माण और तकनीकी परिवर्तन तथा नवप्रवर्तन के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम अध्ययन करेंगे गैर आर्थिक तत्वों का। इस प्रकार हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आर्थिक तत्व क्या, इसके बारे में इसको परिभाषित कर लेते हैं। क्या है आर्थिक तत्व या कारक? प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। इन आर्थिक कारकों में परिवर्तन, वृद्धि या कमी, परिवर्तन दोनों तरफ से होता है, वृद्धि या कमी, उत्पादन की मात्रा तथा पैमाने को प्रभावित करते हैं। साथ ही उत्पादकता या कुशलता में वृद्धि करते हैं, जिससे उत्पादन की मात्रा तथा पैमाने में लंबे समय दीर्घकाल तक वृद्धि होना संभव है। सैमुअल्सन और नॉर्डॉस ने इन चार तत्वों को आर्थिक प्रगति के चार पहिए कहा है, जिन पर सवार होकर चाहे अमीर हो या गरीब राष्ट्र आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारकों में निम्न तत्व समझ, जैसे हमने पहले बताया, स्क्रीन पर दे रखा है। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इनोवेशंस, ये आर्थिक तत्व में शामिल होता है। इसमें पहले तत्व है प्राकृतिक संसाधन, इसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। बाकी तीन तत्वों का हम सेकेंड वीडियो में अध्ययन करेंगे। नेचुरल रिसोर्स क्या है, देखते हैं इसके बारे में। प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता तथा उनकी मात्रा आर्थिक विकास के प्रारंभिक स्वरूप तथा प्रारूप को निर्धारित करते हैं। जिस राष्ट्र में प्राकृतिक संसाधन भंडार की जितनी अधिक प्रचुरता होगी, उस देश में आर्थिक विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। प्राकृतिक संसाधनों का भंडार आर्थिक विकास की संभावनाओं को बड़ा अवश्य देता है, पर वास्तव में आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन भंडार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके उपयोग पर निर्भर करता है। अतः विश्व में अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन भंडार उपलब्ध है, पर वे अल्प विकसित ही है। और बहुत ऐसे राष्ट्र भी हैं जहाँ प्राकृतिक संपदा बहुतायत में नहीं है, फिर भी वो उत्साहवर्धक आर्थिक विकास प्राप्त कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, स्विट्जरलैंड के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है और नहीं कोई भौतिक पर्यावरण अनुकूल भी है, फिर भी उसने काफ़ी उन्नति की और वहाँ की प्रति व्यक्ति आय तथा संपत्ति अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे तुलना में कम नहीं है, उनसे ज़्यादा ही है। इंग्लैंड और जापान, जो आज के आधुनिक और विकसित राष्ट्र के पास भी प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता नहीं थी, परंतु उन्होंने मानवीय पूंजी का विकास कर तकनीकी प्रगति और अनुसंधान तथा नव परिवर्तन के आधार पर औद्योगिकरण कर आर्थिक विकास प्राप्त किया। हालांकि इन परिवर्तनों में पूंजी का भी योगदान कम नहीं रहा। अनेक विकासशील राष्ट्रों में, मुख्यतः अफ्रीका और एशिया में, सबसे अधिक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन कृषि योग्य भूमि है। अधिकांश श्रम शक्ति इन विकासशील राष्ट्रों में कृषि कार्यों में ही संलग्न है। अतः इस कृषि योग्य भूमि के उत्पादक उपयोग, उचित संरक्षण, उर्वरकों तथा खेती आदि से गरीब राष्ट्रों के उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भूस्वामित्व व्यवस्था, कृषकों को खेती में पूंजी विनियोग तथा नई तकनीकें अपनाने को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व हैं।
जब किसानों को अपनी स्वयं की भूमि पर खेती करने का अवसर मिलता है तो वे अधिक उत्साह और खेती में सुधार जैसे सिंचाई व्यवस्था और उपयुक्त संरक्षण पद्धतियों का उपयोग करके काम करते हैं, जिससे न केवल उनका स्वयं का उत्पादन बढ़ता है अपितु संपूर्ण देश का उत्पादन या आय में वृद्धि होती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेकब वाइनर ने लिखा है कि आर्थिक विकास बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि भौतिक पर्यावरण अथवा मेरी शब्दावली में प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी गुणवत्ता उत्पादन की दृष्टि से क्या है। प्रतिकूल भौतिक पर्यावरण विकास में एक प्रमुख बाधा बन सकता है। साइबेरिया जहाँ साल भर बर्फ जमा होती है तथा सहारा या थार रेगिस्तान जहाँ अत्यधिक ऊंचे तापमान और वर्षा का नितांत अभाव पाया जाता है, वह ऐसे प्राकृतिक क्षेत्रों का आर्थिक विकास की संभावनाएं नहीं के बराबर पाई जाती है। इसके विपरीत इतने अत्यधिक खराब प्राकृतिक वातावरण के बावजूद कोई भी एक पद्धत पदार्थ भी पर्याप्त और उच्च किस्म की उपलब्धता उस क्षेत्र या राष्ट्र के स्वरूप को बदलने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पर देखिए अब आप कि खाड़ी देश जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, संयुक्त अरब अमीरात में कच्चे तेल पेट्रोल की उपलब्धता से इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास का कायाकल्प कर दिया, इन देशों का कायाकल्प कर दिया जिनकी भौतिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, इनका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, रेगिस्तान पाया जाता है, लेकिन एक प्राकृतिक खनिज की वजह से इन देशों का कायाकल्प हो गया। इंग्लैंड में कच्चा लोहा आता था, कोयले की उपलब्धता ने औद्योगिकरण को जन्म दिया है। अमेरिका के पास प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता पाई जाती है। भूमि, जलवायु, खनिज, वन, नदियाँ आदि की दृष्टि से अमेरिका बड़ा भाग्यशाली रहा है। प्रकृति ने उस पर पर्याप्त उदारता बरती है जिसके फलस्वरूप अमेरिका ने तेजी से प्रगति की है और विकास के पथ पर विश्व का नेतृत्व करने लगा है। इसमें संदेह नहीं है कि अनेक राष्ट्रों के आर्थिक विकास में उनके पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के भंडार में बहुत योगदान दिया है। कृषि के आधार पर विकास में उपजाऊ भूमि और सिंचाई की उचित उपलब्धि, उन्नत बीज, उर्वरकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरीब देशों के आर्थिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने में कोयला व पेट्रोल के भंडार, जल विद्युत उत्पादन की सुविधाएं, लोहा, तांबा, टिन, बॉक्साइट आदि विविध खनिज पदार्थ की उपलब्धता, जलवायु, वन, वनस्पति, पशु पक्षी आदि में विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमस्कार।